बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लेंट एंड एफआईआर, और मैं अगर सिंपली ये कहूँ कि एडीपीपी के इम्तिहान के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मोस्ट रिपीटेड ये जो है वो क्वेश्चन है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन इम्तिहान पंजाब का है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का इम्तिहान हमारा केपी के या बलूचिस्तान का हो। ये बहुत अहम तरीन सवाल है जुडिशरी के हवाले से भी, और उसके जो आपके जितने भी प्रोसिक्यूशन या कोई इस किस्म के इम्तिहानात होते हैं उन तमाम के लिए। है क्या, पहले हम कंप्लेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे एफआईआर के साथ। इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? इंट्रोड्यूस इसको कुछ इस तरह करवाएंगे कि इन पाकिस्तान there are two main modes of origination of the criminal proceeding. One is through FIR and the other one is complaint. दो तरीके हैं, एक है FIR के ज़रिए से आप किसी भी केस को ओरिजिनेट कर सकते हैं, और दूसरा किसके ज़रिए से कर सकते हैं आप? कंप्लेंट के ज़रिए से। अब आपने इसको बताना है दैट FIR इज़ ऑलवेज lodged under section 154 for any cognizable offence by the police, and complaint is an allegation of offence made orally or in writing directly before the magistrate, and it may be made, क्योंकि हमने वर्ड यूज़ किया गया offence, it may be made for both cognizable and non cognizable offences। कोई इसमें restriction नहीं है। एक जो यहीं पे आप फ़र्क देख लीजिए कि FIR सिर्फ़ और सिर्फ किसकी हो सकती है? कॉग्निजेबल की, वेयर एज जो कंप्लेंट है वो किसी भी ऑफेंस बोथ कॉग्निजेबल की भी हो सकती है, और उसके बाद जो है वो नॉन कॉग्निजेबल की भी हो सकती है। तो आपका ये सवाल ज़रूर बनता है कि सर क्या आप हमें ये बताएंगे दैट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर दर्ज करें या कंप्लेंट, किस सूरत में कंप्लेंट और किस सूरत में एफआईआर दर्ज की जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पहले कंप्लेंट को थॉरोली पढ़ लें। कंप्लेंट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि किसी भी शख्स को कंप्लेंट में सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर सवाल है कि कंप्लेंट में सज़ा नहीं दी जा सकती, फिर लोग इस्तग़ासे क्यों लगाते हैं? इसके लिए जो एक प्रॉपर हमारा वर्ड है कंप्लेंट के लिए, जो प्रैक्टिस में हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? इस्तग़ासा। तो ये जो इस्तग़ासा है, इसमें अगर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती तो फिर इनफैक्ट कंप्लेंट और एफआईआर ये दो ऐसे मोड हैं कि जिसमें एफआईआर में सिर्फ़ और सिर्फ एविडेंस इज़ कलेक्टेड और फिर केस इज़ फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल, और उसके बरक्स कंप्लेंट केस में कोई भी कंप्लेंट इज़ लॉज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। किस मकसद के लिए? जस्ट टू डिटरमिन द ट्रुथ, क्या कुछ सच है या नहीं है। एंड इफ़ द कंप्लेंट इज़ नॉट डिसमिस्ड, कंप्लेंट के दो रिज़ल्ट हैं। रिज़ल्ट पहला, कंप्लेंट डिसमिस हो गई, और दूसरा रिज़ल्ट, इफ़ द कंप्लेंट इज़ नॉट डिसमिस्ड देन द केस शैल बी कॉल्ड फॉर अ ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट। तो उसको कौन कॉल कर लेगा? मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए क्या करेगा? कॉल कर लेगा। तो ये अब क्या ये अल्टरनेटिव रेमेडीज़ हैं? येस, दीज आर अल्टरनेटिव रेमेडीज़। कैसे अल्टरनेटिव रेमेडीज़, उसका मैं आपको भी तरीक़ाकार बताता हूँ। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेंट को इन इटसेल्फ देख लेते हैं कि कंप्लेंट क्या है। तो कंप्लेंट क्या है कि जब आप पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करने की बजाय डायरेक्टली किसको अप्रोच कर लें? मजिस्ट्रेट को अप्रोच करें, और जाकर किसी भी जुर्म के हवाले से डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को बताएं। क्या कभी किसी ने कोई आप में से कंप्लेंट की है? नहीं की। चलें, अभी मैंने कोई चैम्बर रेगुलर स्टार्ट कर दी। जिन लोगों ने कंप्लेंट करनी होगी मैं आपको बना कर दे दूँगा, आप कर लीजिएगा। उसमें होता क्या है, उसमें कंप्लेंट में हम ये करते हैं कि कोई भी एक दरख्वास्त लिखते हैं जिसमें किसी शख्स के ख़िलाफ़ जो जुर्म हुआ उसकी पूरी क्या लिखी जाती है? तफसील लिखी जाती है। साथ जो कंप्लेनेंट होता है उसका एक एफिडेविट लगाया जाता है, और वो कंप्लेंट जाकर अदालत में दे दी जाती है। अब मुझे ये बात बताइए, आप लाहौर से थोड़े से वाकिफ़ हैं? लाहौर की अदालतों से कुछ पता है? कैंट कचहरी का नाम सुना है लाहौर में? मॉडल टाउन कचहरी का नाम सुना है? और एक मेन कचहरी, ज़िला कचहरी। कितनी कचहरियाँ मेन यहाँ पे? 3 कचहरियाँ। अब ज़रा रिकॉल करें आप किसी भी 176 से ऑनवर्ड वाले चैप्टर को, कि कोई भी प्लेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल क्या है, वेयर द ऑफेंस वाज ऑर्डिनरी कमिटेड।
अगर यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो जाए और कोई एक दूसरे के साथ कोई इस किस्म का ज़ख़म लग जाए कि जो कि नॉट एग्जेम्प्टेड है स्लाइटली हार्म की सूरत में, तो अब अगला स्टेप क्या है कि इन्होंने आपस में क्या करना है, उसके हवाले से कोई FIR। नाउ यू आर सिटिंग इन द कैंट एरिया, सो कैंट कचहरी में आप जाकर क्या करेंगे, कंप्लेंट दायर करेंगे। अब अगर हुआ क्या है, यहाँ से तो हमें हाई कोर्ट और ज़िला कचहरी भी करीब है। अब अगर कंप्लेंट जो बनती थी, ऑफेंस वाज कमिटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कैंट कचहरी बट द कंप्लेंट वाज फाइल्ड इन द ज़िला कचहरी, तो क्या उसके पास इख्तियार है? नहीं। इख्तियार किसके पास है? कैंट कचहरी के पास है। और आपने कहाँ लाज कर दी है? किसी और। अब क्या वो उसको एडजुडिकेट करेगा? नहीं, वो एडजुडिकेट नहीं करेगा। अगर आपने कंप्लेंट किसी भी ऐसी अदालत के पास की जो कि क्या है, विदाउट जुरिस्डिक्शन, तो वो इसको फॉरवर्ड करेगी कि जी आप ऐसा करें, ये जो कंप्लेंट है ये किसके पास ले जाएं आप? कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ले जाएं। अगर कोर्ट वाज नॉट कॉम्पिटेंट तो, और अगर आपने कंप्लेंट की एंड द कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट, तो क्या होगा? अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट था तो आपको ये कहा जाएगा कि जनाब आप ऐसा करें, सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि जनाब आप ऑन ओथ आपका एग्जामिनेशन होगा। व्हाट इज़ मेंट बाय एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन मीन बयान, स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट फजाइला इज़ द कंप्लेनेंट इन एनी पर्टिकुलर केस। वो कंप्लेंट लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या कहेगा? उसे कहेगा कि ठीक है बीबी, आप सारी बातें छोड़ें और आप आएँ कटहरे में और आप अपना जो ये बयान है ये ऑन ओथ रिकॉर्ड करवाएं। तो ये ओथ लेगी और ये अपनी कंप्लेंट की जो स्टेटमेंट है उसको अदालत के सामने रखेगी कि जनाब ये वकूआ हुआ है, एंड शी विल प्रूव कि क्या वाकई वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। जब ये बात वहाँ पर साबित होगी कि हाँ जी बिल्कुल एक ऐसा ऑफेंस कमिट हो सकता है कि जिसमें कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट को लेनी चाहिए, तो वो एक्शन ले सकता है। और अदरवाइज़ वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी जो बात है इसमें मुझे थोड़ा सा क्या नज़र आ रहा है, शक नज़र आ रहा है। जैसे आज एक सुबह की मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल इसके हवाले से दे देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। उसमें एक बंदा मेरे पास केस लेके आया कि 2009 में एक मर्डर हुआ। कब मर्डर हुआ? 2009 में एक मर्डर हुआ। डेट मुझे फेब की डेट थी, एग्जैक्ट याद नहीं, मैं इसको सिर्फ 1/2/2009, ठीक है। पार्टी ए ने इसके ऊपर क्या दर्ज करवा दी? FIR दर्ज करवा दी। पार्टी बी ने क्रॉस पर्चे की दरख्वास्त दी। तब क्रॉस पर्चे का रिवाज था, 2009 में क्रॉस पर्चा बैन नहीं था। जो क्रॉस पर्चा यानी कि सेकंड FIR जिसको भी हम कहते हैं, ये बैन हुई है 2018 में, उससे पहले ये बैन नहीं थी। तो उन्होंने दरख्वास्त दी IG को, बी पार्टी ने, कि जी इसके ऊपर जो है वो क्या की जाए, FIR रजिस्टर की जाए। अब बेसिकली उन्होंने इसको एक केस बनाने की कोशिश की प्राइवेट डिफेंस का। कौन सा केस बनाने की कोशिश की? अब मुझे एक जल्दी से चीज़ों को मिलाते चले जाएंगे। प्राइवेट डिफेंस के लिए वो लिखता है कि जी हमारे डेरे पर एक शख्स रात को मशकूक पाया गया, हमने उसकी जामा तलाशी ली तो उसके पास से पिस्टल बरामद हुआ और दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि उस शख्स को XYZ ने, जो बेसिकली ए पार्टी यहाँ पर कह लें, कि उन्होंने उसको पैसे दिए हैं कि तुम जाकर फ़लाँ जगह पर रेकी करो और सुबह तुमने हमें मालूमात देनी है और फिर हम उन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करेंगे। तो जब हमें ये पता चला तो जनाब हमने अपने सारे दोस्तों को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया और हम चौकस हो गए। फिर सुबह के वक्त जब फ़लाँ आया तो वहाँ पर इलाके के लोगों ने उसको घेर लिया और ये वकूआ हुआ। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये प्राइवेट डिफेंस में फॉल करता है? व्हेन यू हैव टाइम टू रिकोर्स टू द अथॉरिटी, आप प्राइवेट डिफेंस यूज़। बड़ी सिंपल सी बात है कि तुम तो अपना प्राइवेट डिफेंस का केस बनाने में नाकाम हो गए हो। अगर तुम्हें रात पता चल गया था तो तुम्हें पुलिस को अप्रोच कर लेना चाहिए था। इस बेस पर क्या हुआ? इस बेस पर ये जो IG की दरख्वास्त है वो क्या हो गई? टर्न डाउन। इन्होंने उस पर क्या किया? 22A और 22B, ये भी क्या हो गई? टर्न डाउन। ये भी क्या हो गई? टर्न डाउन।
अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब एफआईआर दर्ज ना हो, यू हैव अनदर अल्टरनेट इफेक्टिव रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट। तो इन्होंने विद अ डिले ऑफ 60 डेज क्या की, एक कंप्लेंट की, क्या की, कंप्लेंट की, और ये कंप्लेंट भी क्या कर दी गई, टर्न डाउन हो गई। फिर कहीं जाकर उन्होंने एक ऑर्डर ले लिया 100 दिन के वक्फे के बाद कंप्लेंट के अंदर। कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि एक कंप्लेंट इनकी क्या हो गई, डिसमिस हुई। 102 डेज के बाद इन्होंने क्या कर दिया, एक और कंप्लेंट कर दी। अब यहाँ पर आपके जहन में दो सवाल बनते हैं जो आपने मुझसे पूछने थे। सवाल नंबर 1 कि सर क्या किसी एफआईआर की मौजूदगी में कंप्लेंट हो सकती है फॉर द सेम ऑफेंस। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हेन द फर्स्ट कंप्लेंट वाज डिसमिस्ड, तो क्या सेकंड कंप्लेंट हो सकती है या नहीं। और आपने अगली बात भी करनी है कि सर इसका जो आपने जवाब देना है खुद से नहीं देना, आपने हमें जवाब देना है इन द लाइट ऑफ केस लॉस, कि क्या कोई इस पर केस लॉ है या नहीं। और अगला सवाल आपने मुझसे ये पूछना है कि सर इफ़ बोथ द प्रोसीडिंग, जो आपकी एफआईआर की सूरत में और कंप्लेंट की सूरत में है फॉर द सेम ऑफेंस, अगर वो साइमल्टेनियसली रजिस्टर हो सकते हैं तो क्या वो साइमल्टेनियसली प्रोसीड भी कर सकते हैं कि नहीं। और अगर वो नहीं कर सकते तो व्हाट्स द रेफरेंस एंड केस लॉ। अब समझ आ गई मेरी बात कि नहीं। ये सारे सवाल आपके जहन में होने चाहिए। बट बिफोर गोइंग टू ऑल दीज क्वेश्चन हम आ जाते हैं वापस कंप्लेंट पे। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर आ जाइए कि कंप्लेनेंट चला गया किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, क्या लेकर, कंप्लेंट लेकर। अगर तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको रेफ़र करेगा कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास चले जाएं। एंड इफ ही इज़ कॉम्पिटेंट तो वो फ़ौरन क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट करेगा। अब अगर यहाँ पर ही इज़ इन डाउट कि यार नहीं ये बात बन नहीं रही, तो वो पोस्टपोन कर देगा प्रोसीडिंग को। क्या करेगा, पोस्टपोन कर देगा। किस चीज़ को, प्रोसेस को। व्हाट इज मेंट बाय प्रोसेस, द प्रोसेस टू कॉल द अक्यूज बिफोर द कोर्ट, जिसमें उसने समन वगैरह अरेस्ट वारंट भेजना, उस प्रोसेस को वो क्या कर देगा, पोस्टपोन। और वो कहेगा नहीं जी इसको पोस्टपोन करें तो आई शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी टू डिटरमिन द ट्रुथ। अभी तक देर इज नो नोटिस हैज़ बिन सर्व टू द अक्यूज आर रिस्पोंडेंट। तो कोर्ट यहाँ पर क्या करता है, कहते हैं जी मैं तो इंक्वायरी करूँगा, मैं क्या करूँगा, इंक्वायरी। कभी किसी ने कंप्लेंट की है वैसे, इस्तगासा की है बस। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि जब आपने कंप्लेंट को लाजमी एडमिट करवाना हो तो आप साथ अपने 2 गवाह लेकर जाते हैं। अदालत कंप्लेनेंट का बयान रिकॉर्ड करती है और साथ ही गवाहों की सरसरी शहादत क्या की जाती है यहाँ पे, रिकॉर्ड। तो वो बेसिकली वो जो उनकी शहादत का रिकॉर्ड करना, उनके एविडेंस का रिकॉर्ड करना, वो क्या कहलाता है, इंक्वायरी। और इस बेस पर कोर्ट या तो इस कंप्लेंट को क्या कर देती है, 2 ही ऑप्शन है ना, या तो कंप्लेंट को अदालत क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी, और या कंप्लेंट को क्या किया कोर्ट ने, एडमिट। डिसमिस हो गया तो किस्सा क्या हो गया, खत्म। एडमिट अगर हुआ, जस्ट द कंप्लेंट हैज बिन एडमिटेड, कोई सजा जुर्म साबित नहीं हुआ। अब इसके लिए जल्दी से ऐसा कीजिए, इस चीज को समझने के लिए 241A खोल लीजिए, जल्दी खोल लिया। कल हमने इंशाल्लाह इसका पढ़ना है 241A का। 241A खोले, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट है। और मुझे ये बताइए कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है कि जो पुलिस केस होगा उसमें सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट कौन करेगा, और जो आपका केस होगा बेस्ड अपॉन द कंप्लेंट तो उसमें टू सप्लाई द डॉक्यूमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लेनेंट लिखा हुआ है। मिला? अगर आपको ये मिल गया तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल फॉर द बोथ, एक लफ्ज़ में यूज़ करूँ जो पेपर में आया था, चलान एंड नॉन चलान केस। एफआईआर केस आर कॉल्ड द चलान केसेस। क्यों चलान केस कहलाते हैं, क्योंकि 173 की जो रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जिसको हम वर्नेकुलरी चलान कहते हैं, वो सबमिट होती है एफआईआर वाले मामले में। और जो आपके कंप्लेंट केस होते हैं इसमें कोई भी ऐसे चलान या पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं होती। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द नॉन चलान केसेस। So the procedure of trial for the challan case and the non-challan case is same. We start with the supply of document under section 141, 241A of the Code of Criminal Procedure. तो जो ट्रायल है, सज़ा, एक्विट या कन्विक्ट किसी को कहाँ पे जाके करना है हमने, ट्रायल में। ये तो एक सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊँ, आपने क्रिमिनल ट्रायल करवाना, क्या करवाना है, ट्रायल करवाना ना। वन ऑप्शन कि आप पुलिस के पास जाते, एफआईआर देते, पुलिस उसके ऊपर क्या करती, इन्वेस्टिगेशन करती,
और पुलिस रिपोर्ट किसको लाकर दे देती, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को। ऑन द अदर साइड अपडेट किसके पास चले गए, मजिस्ट्रेट, उसने इंक्वायरी कर दी और उसने भी केस किसको दे दिया, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को। अब यहां से आगे जो ट्रायल चलना है वो सेम है। तो ये दो मोड्स है फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, और इसकी बेस पर जो चार्ज फ्रेम होना है और जो ट्रायल आगे चलना है वो क्या होगा, वो सेम, वो एक जो 241A ने हमें बताया है। सो द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज सेम फॉर द कंप्लेंट केस एज वेल एज फॉर द ट्रायल केसेस, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो क्या हुआ जनाब, अब अगर तो हुआ एडमिट, तो फिर कोर्ट चला जाएगा 204 पर और 205 सेक्शन। अगर कंप्लेंट 203 में डिसमिस हुई, अब मेरा पहला सवाल का जवाब मैं यहाँ पे आपको देना जा रहा हूँ, यहाँ आ जाइए यहाँ पे। फर्स्ट कंप्लेंट वाज डिसमिस्ड एंड अनदर कंप्लेंट वाज लॉज्ड फॉर द सेम ऑफेंस आफ्टर सम टाइम, ठीक। और मैं आज कंप्लेंट करता हूँ किसी जुर्म की, 10 साल पहले का जुर्म मैं कर सकता हूँ। द ऑफेंस वाज कमिटेड 10 years ago and now I'm going to lodge a complaint for that offense। एक मर्डर हो गया था 10 साल पहले, तो मैं आज उसकी एक कंप्लेंट करना चाहता हूँ। प्रोपोजिशन आपको दे रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? वो आपको प्रोपोजिशन देता है दैट अ क्लाइंट अप्रोचेस टू यू, ही वॉज आउट ऑफ द कंट्री एंड वो 10 साल के बाद अपने मुल्क वापस आया एंड ही हैज़ कम टू नोन दैट हिज फादर वाज मर्डर्ड बाय XYZ एंड वो केस क्लोज हुआ था जिसको एक नेचुरल डेथ का रंग दिया गया था। नाउ यू आर एन एडवोकेट, सो आप उसको सजेस्ट करें इज़ देयर एनी पॉसिबल रेमेडी आर नॉट, ठीक। तो आप उसको केस ला के हवाले से करेंगे। आए जनाब केस ला के हवाले से चलते हैं। लिखें 2010 SCMR 1816, क्या लिखें जनाब पहले, 2010 SCMR कौन सा, 1816। लिमिटेशन, there is no limitation for the origination of the criminal proceeding as per code of criminal procedure, only the delay is the reason of doubt, nothing else than that। doubt जरूर आ जाएगा but there is no bar, there is no limitation period prescribed for the origination of criminal proceeding। इसको आप लफ्ज़ लें जी जजमेंट के। no limitation is prescribed in criminal proceeding but the longer a complaint is delayed the lesser becomes the chances of believing in its truth, particularly when it is based entirely upon ocular evidence। अगर वो ocular evidence पे था तो फिर तो उसमें वो है कि जनाब एनी शाहिद का 10, 15, 20 साल में क्या हो जाता है, हाफजा कमज़ोर हो चुका है। अगर वो बेस्ड अपॉन एनी अदर एविडेंस है, जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है या कोई और ऐसा प्रूफ हो सकता है, तो उसकी फिर भी अहमियत ज़्यादा होती है। बट ट्रायल की बात है, बट देयर इज़ नो लिमिटेशन। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया। क्या आप उसको कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2010 SCMR 1816 विच क्लियरली सेज दैट देयर इज़ नो लिमिटेशन पीरियड फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। एंड अदर वन में क्या हो सकता है, एंड अदर वन में आप उसको ये भी बता सकते हैं कि जनाब कोई भी आपको परेशान होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है, दैट वी हैव सेक्शन 176 क्लास 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन विच द मजिस्ट्रेट हैज़ द अथॉरिटी टू ऑर्डर द डिसएंटर ऑफ कॉर्पस। हम कब्र कुशाई करवाएंगे और हम उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे कि क्या वाकई ही ये ऑफेंस जो था वो एक नेचुरल डेथ था या कोई वाकई ही कोई मर्डर कॉज हुआ था। तो उसमें आप उसको सजेस्ट करेंगे किस चीज़ के हवाले से, एक तो ये कहेंगे कि आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप उस पर कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ उसको बताएंगे, इफ़ द सेम केस वाज रिपोर्टेड, अगर वो केस कभी उस वक्त रिपोर्ट हुआ था, एंड एनी अक्यूज वाज ट्राइड इन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस एंड इफ ही वाज कन्विक्टेड आर एक्विटेड, तो उस सूरत में अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट या तो ट्रायल हुआ ही नहीं था या वो ट्रायल उसमें चला गया था डॉर्मेंट में। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है कि समटाइम्स आपके ट्रायल कंप्लीट नहीं होते और उनको सर्द खाने में डाल दिया जाता, तो उस सूरत में आप उसको लेकर आ सकते हैं। तो आप उसको ये सजेशन देंगे कि जी अगर तो डबल जेओपर्डी में फॉल नहीं करता तो फिर तो हम इस केस को आगे लेकर चल सकते हैं। और अगर वहाँ पर उस वक्त एक कंप्लेंट हुई थी विच वॉज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट, तो अब बताएं कि जनाब आप उसको कोई रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इफ़ एनी कंप्लेंट वाज लॉज्ड एट दैट टाइम, और उसके बाद जनाब ऐसा हुआ तो 2011 YLR 428 यहाँ पर आ जाए जी, ये डिसमिसल के बाद 2000 क्या है जनाब 11 YLR 2011 YLR पेज है जी 428
क्या कहता है जी इसमें? बड़ी सिंपल, देयर इज नो बार इन फाइलिंग ऑफ सेकंड और थर्ड कंप्लेंट वेयर इन अक्यूज हैज नॉट बीन एक्विटेड आफ्टर अ रेगुलर ट्रायल। अगर अभी तक उसको ट्रायल नहीं हुआ और कंप्लेंट चाहे जितनी बार डिसमिस हो जाए, देयर इज नो बार। अब यहीं पे एक फ़र्क लिख लीजिए। किसका फ़र्क लिखना है? एफआईआर अगर हो जाए तो एज वी नो दैट 2008 पीएलडी 2018 है और 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 595 आसिफ सईद खोसा साहब इसमें जज हैं और उसके बाद जनाब सुगरा बीबी केस के नाम से ये केस रिपोर्ट हुआ, इन विच इट वाज क्लियरली स्टेटेड कि सेकंड एफआईआर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड। बट क्या सेकंड और थर्ड कंप्लेंट पर कोई रुकावट है? देयर इज नो बार ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड और थर्ड कंप्लेंट। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन 2011 YL और 428। तो ये चीज़ जस्टिफाई होगी जनाब? सेकंड एंड थर्ड कंप्लेंट क्या हो सकती है? लॉज हो सकती है। डिले भी जस्टिफाई हो गया, सेकंड और थर्ड कंप्लेंट भी हमारी क्या हो गई? जस्टिफाई होगी। और साथ हमने फ़र्क देख लिया कि सेकंड एफआईआर लॉज नहीं। अगर मुझे आप लोग बताते जाएँ इसके हवाले से जो हमने अभी डिस्टिंक्शंस ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट वन क्या है? अगर मैं कहीं पर लिखना शुरू कर दूं, एफआईआर और कंप्लेंट के दरमियान फ़र्क लिखना शुरू कर दूं, तो एफआईआर और अगर मैं कंप्लेंट के दरमियान फ़र्क लिखना शुरू कर दूं तो उसमें पहला फ़र्क तो शायद ये बन जाएगा कि एफआईआर और कंप्लेंट, तो एक तो आपका फ़र्क बना कि एफआईआर सिर्फ किसका होता है? कॉग्निजेबल, और जो कंप्लेंट है वो किसकी होती है? बोथ, एनी ऑफेंस। दूसरा फ़र्क है एफआईआर किसके सामने होती है? पुलिस, और कंप्लेंट किसके सामने होती है? मजिस्ट्रेट। एक और फ़र्क क्या हुआ कि एफआईआर जो होती है वो क्या होता है, उसमें क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? पुलिस। और यहाँ पर क्या होता है? इंक्वायरी, और वो कौन करता है? मजिस्ट्रेट। एक ये फ़र्क हो गया। उसके बाद क्या इसके बाद भी कोई फ़र्क आएगा? बिल्कुल। यहाँ पर हमने लिखा PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 सेकंड एफआईआर क्या हो गई? बार। और यहाँ पर हमने लिखा 2011 YLR 428 सेकेंड एंड थर्ड कंप्लेंट, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है। यहाँ तक की बात समझ आ गई जनाब? आगे चले, हम आगे चलते चले। अब बात यह है कि जो एक और सवाल मैंने किया कि क्या इन द प्रेजेंस ऑफ एन एफआईआर आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो उसके हवाले से आप अगली जजमेंट लिखें किसी भी उसकी मौजूदगी में। तो उसमें है जनाब आपका PLJ 2001 FSC 94 PLJ और इसमें है जी 2001 FSC 94 पेज है जनाब। क्या कहता है जी ये इसके हवाले से? ये कहता है कि ऑल्दो अ कंप्लेंट में बी रजिस्टर्ड आफ्टर द एफआईआर। बेसिकली गौर से सुनिएगा, सेकंड एफआईआर हो सकती है कि नहीं हो सकती? एफआईआर नहीं हो सकती ना। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट एफआईआर, तो आप जाकर उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये केस क्या कहता है? कहता है कि जी हो तो सकती है बट साइमल्टेनियसली प्रोसीड नहीं करेंगी। कंप्लेंट एंड एफआईआर नॉट टू प्रोसीड साइमल्टेनियसली। तो फिर क्या होगा? जो आपका एफआईआर केस होगा उसको वहां पर स्टॉप कर दिया जाएगा और पहले किस केस को सुना जाएगा? कंप्लेंट केस को। किसको सुना जाएगा? कंप्लेंट केस को पहले सुना जाएगा। इट्स आल्सो अ डिलेइंग टैक्टिक्स के इन विच कोई भी पार्टी जिसके खिलाफ जो आपका एफआईआर के बेस पर होने वाला ट्रायल इज अबाउट टू बी कंक्लूडेड, तो वो क्या कर देते हैं? जाके एक कंप्लेंट कर देते हैं। जो मैं आपको प्रेजेंट केस की मिसाल दे रहा हूँ वो उस कंप्लेंट की वजह से 14 साल से क्या है? पेंडिंग है। रीज़न, जब तक कंप्लेंट का डिसीजन नहीं होगा एफआईआर के ऊपर केस जो है वो आगे परसू नहीं कर सकता। तो ये जनाब एक आप इसको डिफेक्ट कह लें, बट ये जजमेंट है कि अगर कंप्लेंट केस हो तो पहले कंप्लेंट केस का फैसला होगा। हाँ, अगर वो कंप्लेंट केस में भी क्या होना है? क्या होना है कंप्लेंट केस में? उसमें भी तो ट्रायल चलेगा ना। तो अगर उस ट्रायल में वो कन्विक्ट या एक्विक्ट नहीं होता एंड द कंप्लेंट इज डिसमिस्ड, तो फिर आप किसकी तरफ चले जाएंगे? वापस एफआईआर। और अगर कंप्लेंट केस में किसी शख्स को ऐसा फैसला सुना दिया गया कि विच फॉल्स अंडर द एम्बेट ऑफ डबल जेपर्डी, तो फिर आप जो एफआईआर केस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डबल जेपर्डी में आ जाएगा। तो क्या कंप्लेंट के बाद ओरिजिनल केस आगे फर्दर परसू करेगा या नहीं करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ द केस, जो आपका ऑर्डर इन द जजमेंट इन द कंप्लेंट केस। तो उसके ऊपर बेस करेगा कि क्या उसको ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना। और यहाँ तक बात आपकी क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है जनाब।
लेकिन ये सवाल इसको मैं अलग आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये पूरा पेपर का क्वेश्चन है और 6 बार रिपीट हुआ जुडिशरी में, जिसका नाम है ट्रायल इन एब्सेंशिया। एक ऐसा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको अलग से करके पढ़ाऊँगा। बट दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लेंट। तो कंप्लेंट का फाइनल फेट क्या है? आइदर इट इज़ डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 203 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, या क्या होता है। अच्छा, इसके बाद अगली बात, यहाँ पर एक और सवाल मैं आप लोगों से ये पूछूं, जल्दी से मुझे ये बताइएगा, कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है? किताब खोलो 193 खोलो 193 खोलो 193 खोल लिया। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का लफ्ज मिला, व्हाट डज इट मीन? तो लिखा है, तो ये लफ्ज हमने लिखा है, ठीक। आप लिखेंगे कि जनरली वो नहीं लेगा, बट अगर कहीं मेंशन्ड है तो वो ले सकता है। अब 203 में आ जाए। 203 के बाद आप ए बी देखें तो वहां पे बड़े तरीके से मेंशन है हुदूद वाले मामले में कि जी ओनली द कंपिटेंट कोर्ट इस मामले को टेक ओवर करेगा। कहीं लिखा है? 203 के बाद 1-2 अमेंडमेंट्स लगी होंगी जहां पर इस चीज को लिखा होगा कि जो कंपिटेंट कोर्ट है वो सिर्फ कंप्लेंट सुन सकता है, कोई और कंप्लेंट्स नहीं सुन सकता। 203 बी देखें, कंप्लेंट इन केस ऑफ गजफ देखें। 203 ए देखें, कंप्लेंट इन केस ऑफ जिना और कजफ किस कानून के तहत होते हैं मुकदमे? हुदूद। और ये डायरेक्ट मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकता, इसका कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्रायल कोर्ट होता है, और कंप्लेंट डायरेक्टली किसके पास जाती है? कोर्ट ऑफ सेशन। ये है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इन विच द मजिस्ट्रेट हैज़ पावर, कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ पावर कि वो किसी भी मामले में कॉग्निजेंस ले। बट वो कॉग्निजेंस किस पे लेगा? ऑन कंप्लेंट वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो इन केसेस में वो कॉग्निजेंस ले सकता है, वैसे आम केस में वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। यहाँ तक कोई सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिए जी।